अच्छा जी, रॉबिन्स बेसिक पैथोलॉजी से अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का, जो कि है ईसोफेगस। तो ईसोफेगस जो है हमारे क्रेनियल पोर्शन ऑफ द फोर गट से डेवलप करता है, ठीक है, उसके क्रेनियल पोर्शन से। अब ये एक हॉलो डिस्टेंसिबल हाईली डिस्टेंडेबल मस्कुलर ट्यूब होती है, जो कि एपिग्लोटिस से लेके गैस्ट्रो ईसोफेजियल जंक्शन तक एक्सटेंड करती है, और ये बिल्कुल अबव द डायफ्राम जो है लोकेटेड होता है ईसोफेगस। अब एक्वायर्ड डिजीजेस ईसोफेगस की जो है वो रन करती हैं गैमेट फ्रॉम लीथल कैंसर से लेके परसिस्टेंट हार्ट बर्न रह सकता है ईसोफेजियल रिफ्लक्स का, जो कि क्रोनिक एंड इनकैपेसिटेटिंग या मियरली ओकेजनल अनोयंस हो सकता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव और वास्कुलर डिजीजेस कौन सी हैं ईसोफेगस की। सबसे पहले मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है, देखिए अट्रेजियाज हो जाना या फिस्टुलास, डुप्लीकेशंस, ये किसी भी पार्ट ऑफ हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में हो सकते हैं। जब ये ईसोफेगस को इन्वॉल्व करेंगे तो ये डिस्कवर होते हैं बिल्कुल शॉर्टली आफ्टर द बर्थ, ठीक है, क्योंकि यूजुअली बिकॉज रीगर्जिटेशन जो है वो फीडिंग के दौरान होगी, तो उससे पता चल जाएगा। प्रॉम्प्ट सर्जिकल हमें रिपेयर करना होगा, ठीक है। एब्सेंस या एजेनेसिस ईसोफेगस की एक्सट्रीमली रेयर कंडीशन है। अट्रेजिया जो है जिसमें पतली सी नॉन कैनालाइज्ड कॉर्ड जो है वो रिप्लेस कर देती है सेगमेंट ऑफ ईसोफेगस को, तो ये ज़्यादा कॉमन है अट्रेजिया। अब ये मोर फ्रीक्वेंटली एट या नियर द ट्रैकियल बाइफर्केशन वाली जो साइड है वहाँ पे होता है, और ये यूजुअली एसोसिएटेड होता है फिस्टुला कनेक्टिंग द अपर एंड लोअर ईसोफेजियल पाउचेस टू अ ब्रोंकस और द ट्रेकिया, यानी ये ईसोफेगस ये ट्रेकिया तो एक फिस्टुला जो है वो उनको कनेक्ट कर रहा होता है, ठीक है, अपर या लोअर ईसोफेजियल पाउचेस को ब्रोंकस के साथ या ट्रेकिया के साथ। अब ये जो एबनॉर्मल कनेक्शन है ना, इसकी वजह से एस्पायरेशन हो सकती है, यानी फूड वगैरह हमारे ट्रेकिया वगैरह में जा सकता है, सफोकेशन हो सकती है, नमूनिया हो सकता है, या सीवियर फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो सकता है। इसके अलावा ईसोफेजियल स्टीनोसिस भी होता है, जो कि कंजेनाइटल भी हो सकती है, मोर कॉमनली ये एक्वायर्ड भी होती है। तो जब एक्वायर्ड स्टीनोसिस होगी, तो जब ये स्टीनोसिस एक्वायर्ड होगी यानी ये नैरोइंग, तो उस वो जनरली फाइब्रस थिकनिंग की वजह से होती है ऑफ दी सब म्यूकोजा। और इसके अलावा एट्रोफी जब हो जाए मस्कुलरिस प्रोप्रिया की, उसकी वजह से ये नैरोइंग होगी। तो स्टीनोसिस जो है ना वो इन्फ्लामेशन की वजह से और स्कारिंग की वजह से हो सकती है, जो कि क्यों हो रही है स्कारिंग और इन्फ्लामेशन, क्रोनिक गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स की वजह से, या इरेडिएशन की वजह से, या हम कोई पॉजिटिव एजेंट ऐसा ले लें, इंजेस्ट कर लें, या कोई और फॉर्म सीवियर इंजरी की हो तो उनकी वजह से। अब स्टीनोसिस जो कि डिस्फेजिया के साथ एसोसिएटेड होती है, तो वो ज़्यादातर प्रोग्रेसिव होगी, ठीक है, बढ़ती जाएगी स्टीनोसिस, और उसमें सॉलिड्स खाने की भी डिफ़िकल्टी होगी, और टिपिकली ये उससे पहले होगी, मतलब सॉलिड्स ईटिंग सॉलिड्स डिफ़िकल्टी जो है वो उससे पहले होगी बनिस्बत लिक्विड से डिफ़िकल्टी हो, ठीक है, तो सॉलिड्स वाली पहले होगी। अब आ जाता है हमारे पास फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन। मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हमने कर लिया, फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन की बात करें तो देखिए एफिशिएंट डिलीवरी फूड की भी और फ्लूइड्स की हमारी स्टमक की तरफ जो है वो रिक्वायर करता है कि कोऑर्डिनेटिव वेव्स पेरिस्टल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस की जो है वो होनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो रीच करे। अब ईसोफेजियल अगर डिसमोटिलिटी हो जाती है तो ये इंटरफेयर करेगा इस प्रोसेस से, और उसको इसमें सेवरल फॉर्म्स हो सकती हैं, ठीक है। अब वो सारी जो है कैरेक्टराइज हुई हैं कि उसमें डिसकोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन होगी या स्पाज्म हो जाएगा हमारी मस्कुलरिस का, ठीक है, या तो कॉन्ट्रैक्शन ही डिसकोऑर्डिनेटेड हो रही है या स्पाज्म हो रहा है मस्कुलरिस का, क्योंकि ये ईसोफेजियल वॉल पे स्ट्रेस बढ़ा देगा, तो स्पाज्म जो है ना ये ऑल्सो स्मॉल डाइवर्टिकुला भी बना सकता है, स्पाज्म की वजह से डाइवर्टिकुला भी बन सकते हैं। अब ईसोफेजियल डिसमोटिलिटी जो है उसको सेपरेट कर सकते हैं हम सेवरल फॉर्म्स के अंदर, डिपेंड करता है कैरेक्टर ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल एबनॉर्मलिटी पे, ठीक है, किस तरह की कॉन्ट्रैक्टाइल एबनॉर्मलिटी, उस हिसाब से हमने ईसोफेजियल डिसमोटिलिटी को हम सेवरल फॉर्म्स में भी सेपरेट कर सकते हैं। तो उसके बाद है एकलेजिया। एकलेजिया जो होता है ना ये कैरेक्टराइज हुआ है, इसमें ट्रायड होता है इनकम्प्लीट लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर की रिलैक्सेशन का, वो इनकम्प्लीट रिलैक्सेशन होगी, और लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर की टोन ज़्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसके अलावा ईसोफेजियल ए पेरिस्टल्सिस होगी, एब्सेंस ऑफ पेरिस्टल्सिस, ठीक है, ये एकलेजिया का ट्रायड है। अब प्राइमरी एकलेजिया जो है वो तब होता है जब हमारे डिस्टल ईसोफेजियल जो इनहिबिटरी न्यूरॉन्स हैं उनका फेलियर हो जाए, और ये बाय डेफिनेशन इडियोपैथिकली होता है, ठीक है, डिस्टल इसोफेजियल के न्यूरॉन्स इनहिबिटरी जो न्यूरॉन्स हैं वो उनका फेलियर हो गया है। अब डीजेनरेटिव चेंजेस जो हैं हमारी न्यूरल इनर्वेशन में, या तो इंट्रिंसिक टू द इसोफेगस या विद इन द एक्स्ट्रा इसोफेजियल वेगस नर्व या डोर्सल मोटर न्यूक्लियस ऑफ द वेगस, इनमें कोई डीजेनरेटिव चेंजेस आ जाएँ तो उनसे सेकेंडरी एक्लेजिया हो जाएगा, ठीक है, वेगस के डोर्सल मोटर न्यूक्लियस में, या फिर एक्स्ट्रा इसोफेजियल वेगस नर्व में, या फिर इंट्रिंसिकली भी जो है ये डीजेनरेटिव चेंजेस हो सकते हैं। तो ये सेकेंडरी एक्लेजिया के कॉजेज है। प्राइमरी हमने कहा कि डिस्टल जो इसोफेजियल इनहिबिटरी न्यूरॉन्स है उनका फेलियर हो जाए, तो वो ज़्यादातर इडियोपैथिक होता है।
अब ये सेकेंडरी वाला जो है ना, ज़्यादातर शगास डिजीज़ में हम बार बार पढ़ते आए हैं, उसमें होता है ट्रिपेनोसोमा क्रूजी इन्फेक्शन की वजह से, जो कि डिस्ट्रक्शन करवा देता है हमारे मायंटेरिक प्लेक्सस की। तो लोअर इसोफेगस स्फिंक्टर की रिलैक्सेशन का फेलियर हो जाएगा, रिलैक्स नहीं कर पाएगा, और इसोफेगस की डायलेशन हो जाएगी। ठीक है। अब डुओडेनल, कोलोनिक और यूरिट्रिक जो मायंटेरिक प्लेक्सस हैं वो भी अफेक्ट होते हैं इस शगास डिजीज़ में। एकलेजिया की तरह की जो डिजीज़ है, एकलेजिया लाइक डिजीज़ में बी कॉज्ड बाय डायबिटिक ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी या इनफिल्ट्रेटिव डिसऑर्डर्स की वजह से, जैसे मेलिग्नेंसी से, अमाइलोइडोसिस, सार्कोइडोसिस। तो इनमें भी जो एकलेजिया लाइक डिजीज़ हो जाती है। और इसके अलावा अगर डोर्सल मोटर न्यूक्लियाई के लेजन हो जाएं, जो कि ज़्यादातर पोलियो या सर्जिकल एब्लेशन की वजह से होती हैं, ठीक है, तो इनमें भी हमें एकलेजिया लाइक डिजीज़ मिलेगी। अगला टॉपिक है हमारे पास एक्टोपिया। अब ये एक्टोपिया क्या होता है कि एक्टोपिक टिश्यू जो है ना, यानी कि डेवलपमेंटल रेस्ट, ये कॉमन होते हैं हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। अब मोस्ट फ्रीक्वेंट साइट होती है इन एक्टोपिक गैस्ट्रिक म्यूकोजा के, वो हमारे अपर थर्ड ऑफ द ईसोफेगस में होता है। ठीक है, जहाँ पे इसको हम कहते हैं इनलेट पैच। ठीक है, अपर थर्ड ऑफ द ईसोफेगस पे अगर ये आ जाए एक्टोपिक गैस्ट्रिक म्यूकोजा, तो इनलेट पैच कहेंगे। आल्दो ये जो इसकी प्रेजेंस होती है इस तरह के टिश्यू की, वो जनरली एसिम्प्टोमेटिक ही रहती है, और एसिड जो है हमारे गैस्ट्रिक म्यूकोजा से रिलीज हो रहता है ईसोफेगस के अंदर। तो उसके नतीजे में पेशेंट को डिस्फेजिया हो सकता है, ईसोफेजाइटिस हो सकता है, इन्फ्लामेशन ईसोफेगस की, बेरेट ईसोफेगस हो सकता है, या रेयरली उसमें एडिनोकार्सिनोमा भी बन सकता है। गैस्ट्रिक हेट्रोटोपिया जो है, इसमें स्मॉल पैचेस एक्टोपिक गैस्ट्रिक म्यूकोजा के हमारे स्मॉल बाउल में हो जाते हैं। पार्टिकुलरली जो मिक्टल डायवर्टिकुलम हम पढ़ते आए ना, वहाँ पे हो सकता है, या कॉलन में भी जो है ये प्रेजेंट कर सकता है ओकल्ट ब्लड लॉस के साथ, ड्यू टू द लोकल इंजरी कॉज्ड बाय द एसिड सिक्रीशन। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एसिड भी सिक्रीट हो रहा है, तो वहाँ पे ओकल्ट ब्लड लॉस होगा, और क्योंकि इंजरी हो रही है वहाँ पे। ठीक है, तो कॉलन वगैरह या मिक्टल डायवर्टिकुलम में ये गैस्ट्रिक हेट्रोटोपिया हो सकता है। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ईसोफेजियल वराइसिस। तो इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग डायरेक्टली टू द हार्ट, हमारा जो वीनस ब्लड होता है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से डिलीवर होता है लिवर में। हम पढ़ते आए हैं विया द पोर्टल वेन, बिफोर कि वो इन्फीरियर वीना कैवा से वहाँ पे रीच करे। तो अब ये जो सर्कुलेटरी पैटर्न होता है ना, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फर्स्ट पास इफेक्ट के लिए, जिसमें हमारी जो ड्रग्स होती हैं और जो बाकी मटीरियल्स हैं वो ऑब्जॉर्ब होते हैं इंटेस्टाइन में, और फिर लिवर में जाके प्रोसेस होते हैं बिफोर कि वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में आए, तो लिवर में प्रोसेस होंगे। अब वो डिजीज़ जो कि हमारे इस पोर्टल ब्लड फ्लो को इम्पीड करें, यानी लिवर में जाने ना दें, तो वो पोर्टल हाइपरटेंशन करवाती हैं। ठीक है, जो पोर्टल ब्लड फ्लो को इम्पीड करें तो पोर्टल हाइपरटेंशन करवाएंगी, जो कि ईसोफेजियल वराइसिस डेवलप करवा देगा। ये एक इंपॉर्टेंट कॉज होता है मैसिव और लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग का। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉज है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास पैथोजेनेसिस। तो वन ऑफ द फ्यू साइट्स जहाँ पे स्प्लैंकनिक और हमारी सिस्टेमिक वीनस सर्कुलेशन कम्युनिकेट करती हैं, वो एक हमारी जगह ईसोफेगस है। ठीक है, एक तो जो जीआईटी से स्प्लैंकनिक आ रहा है, दूसरा सिस्टेमिक, ये आपस में ईसोफेगस की साइड पे कम्युनिकेट करती है। तो पोर्टल हाइपरटेंशन जो है वो कोलेटरल चैनल्स की डेवलपमेंट करवा देगा, जिसमें हमारा पोर्टल ब्लड शंट होगा केवल सिस्टम की तरफ, क्योंकि वहाँ पे हाइपरटेंशन हो गई ना, तो यहाँ पे अब ये चैनल्स डेवलप करेगा, कोलेटरल चैनल्स। तो हाँ, इस तरह की जो कोलेटरल वेन्स होती हैं ये इनलार्ज करेंगी सब एपिथेलियली। ठीक है, वहाँ पे हमें इनलार्ज नज़र आएंगी, और सब म्यूकोजल वीनस प्लेक्साई पे विद इन द डिस्टल ईसोफेगस, इन साइड्स पे जो है ये कोलेटरल वेन्स जो इनलार्ज करेंगी। अब वेसल्स को हमने वेराइसिस कह दिया है। ठीक है, ये जो वेसल्स हैं जिनको हम वेराइसिस कह रहे हैं, ये 50% ऑफ दी सिरोटिक पेशेंट्स में हमें मिलती है, मोस्ट कॉमनली अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ वालों के साथ। अब वर्ल्ड वाइड जो हेपेटिक शिस्टोसोमियासिस है, ये सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है वेराइसिस का। ये आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, शिस्टोसोमियासिस हेपेटिक वाला। अब जो मोर डिटेल्ड कंसिडरेशन है पोर्टल हाइपरटेंशन की, वो चैप्टर 16 में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। और बस यहाँ पे मॉर्फोलॉजी याद रखिएगा कि जो वेराइसिस है वो हम एंजियोग्राफी पे डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली ये एंडोस्कोपी के दौरान डिटेक्ट होती हैं। तो 15.7 ए और बी फिगर में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें दिखाया गया है, ये ए फिगर देखें तो ये एंजियोग्राम है जिसमें हमें टॉर्चुअस सी वेराइसिस नज़र आ रही हैं। ठीक है, ईसोफेजियल वेराइसिस, जबकि यहाँ पे ये एंडोस्कोपी है जो कि ज़्यादा कॉमनली हम यूज़ करते हैं वेराइसिस को आइडेंटिफाई करने के लिए। ये एंडोस्कोपी की पिक्चर है। अब इसी एंजियोग्राम की ये पोस्टमार्टम वाली ग्रॉस अपीयरेंस है, जिसमें हमें कोलैप्स्ड वेराइसिस नज़र आ रही है। ठीक है, इस पोस्टमार्टम स्पेसिमेन में, जबकि यहाँ पे जो है दिखाया गया है कि ये जो पोलीपॉइड एरियाज़ हैं ना, ये साइट्स हैं वेराइसल हेमरेज के, जिनको बैंड के साथ जो है वो लाइगेट किया गया है। ठीक है, ये पोलीपॉइड से एरिया। और इस फिगर में जो है दिखाया गया है डायलेटेड वेराइसिस, जो कि इंटेक्ट स्क्वामस म्यूकोजा के बीनीथ है। ठीक हो गया। तो हमने मॉर्फोलॉजी देखी, तो एंडोस्कोपी पे ये अपीयर होती है टॉर्चुअस डायलेटेड वेन्स की तरह सब म्यूकोजा ऑफ द डिस्टल ईसोफेगस के अंदर और प्रॉक्सिमल स्टमक के अंदर।
तो 15.7 सी में देखें तो ये डिस्टल यहाँ पे ईसोफेगस है और ये स्टमक का प्रॉक्सिमल पार्ट है, तो यहाँ पे ये ज़्यादातर इस एरिया में हमें मिलती है। अब इसके ऊपर जो ओवरलाइंग म्यूकोजा है वो इंटैक्ट भी हो सकता है या वो अल्सरेटेड भी हो सकता है, नेक्रोटिक भी हो सकता है। तो पार्टिकुलरली अगर रप्चर हो गया है तो इस तरह की हमें पिक्चर मिलती है। अब क्लिनिकल फीचर्स हमें पता होने चाहिए। जो वेराइसिस है वो ज़्यादातर एसिम्प्टोमेटिक होती है, लेकिन अगर वो रप्चर कर गई तो उनमें से मैसिव किस्म की हेमेटोमेसिस हो सकती है और डेथ हो सकती है, यानी ब्लीडिंग हो सकती है माउथ से। अब वेराइसल रप्चर जो है इसीलिए कॉन्स्टिट्यूट करता है एक मेडिकल इमरजेंसी अगर ये रप्चर हो जाती है। डिस्पाइट द इनर्वेशन एज मैनी एज हाफ ऑफ द पेशेंट जो हैं वो डाई कर जाते हैं फ्रॉम द फर्स्ट ब्लीडिंग एपिसोड, पहली ही ब्लीडिंग एपिसोड से, आइदर एज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द हेमरेज की वजह से या फिर हेपेटिक कोमा की वजह से, जो कि ट्रिगर हुआ है बाय द प्रोटीन लोड दैट रिजल्ट फ्रॉम द ल्यूमिनल ब्लीड, इंट्राल्यूमिनल ब्लीडिंग की वजह से जो प्रोटीन लोड हुआ है, एज वेल एज जो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हुआ है, उसकी वजह से जो है फर्स्ट ब्लीडिंग में ही डेथ हो जाती है। अब वो जो सर्वाइव कर जाते हैं उनको एडिशनल एपिसोड्स आते हैं हेमरेज के, और हर एक पोटेंशियली फैटल एपिसोड होता है। तो ये एज मेनी एज 20% ऑफ द केसेस में ऐसा होता है। दैट्स इट, यहाँ पे कंप्लीट हुआ एसोफेगस की ऑब्स्ट्रक्टिव और वास्कुलर डिजीजेस। ठीक है, तो हम बाकी जो बुक्स हैं जैसे कि इरफान मसूद और पैथोमा, वहाँ से जो है हम जैसे ही हमारा एसोफेगस का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा पूरा, उसके बाद वहाँ से हम पढ़ेंगे। ठीक है, स्टमक स्टार्ट करने से पहले जो है हम उन बुक से भी रिव्यू कर लेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रॉबिन्स बेसिक्स से ईसोफेजाइटिस। इसमें सबसे पहले है ईसोफेजियल लेसरेशंस, म्यूकोजल इंजरी एंड इन्फेक्शन। तो मोस्ट कॉमन जो ईसोफेजियल लेसरेशन है वो है मेलोरी वेस टीयर्स। मेलोरी वेस टीयर्स जो कि सिवियर जब रैचिंग हो या वॉमिटिंग हो रही हो तो उसके दौरान इस तरह की लेसरेशन हो जाती है हमारी ईसोफेगस में। ठीक है, अब यहाँ पे फिगर में भी दिखाया गया है। तो नॉर्मली क्या होता है, हमारी रिलैक्सेशन हो जाती है गैस्ट्रो ईसोफेजियल मस्कुलेचर की, जो प्रिसीड करता है एंटी पेरिस्टल्टिक कॉन्ट्रैक्टाइल वेव को। यानी कि जब एंटी पेरिस्टल्टिक वेव आएगी, यानी जब वॉमिटिंग के दौरान जो आती है, तो उससे पहले ही हमारा गैस्ट्रो ईसोफेजियल जो मस्कुलेचर है ना वो रिलैक्स करता है। ठीक है, उसकी रिलैक्सेशन होती है। तो अब ये जो रिलैक्सेशन है ये फेल कर जाएगी ड्यूरिंग द प्रोलॉन्ग, अगर किसी को वॉमिटिंग हो रही है तो उसके नतीजे में रिफ्लेक्सन जो गैस्ट्रिक कंटेंट है ना वो हमारी ईसोफेजियल वॉल को ऐसे खींचेंगे, स्ट्रेच करेंगे और टीयर हो जाएगा। अब पेशेंट ज़्यादातर हेमेटोमेसिस के साथ प्रेजेंट करते हैं। रफली हमें लीनियर लेसरेशंस नजर आएंगी मेलोरी वेस्ट सिंड्रोम की, और ये लॉन्गिट्यूडनली इस तरह ओरिएंटेड होती हैं। ठीक है, और ये ज़्यादातर क्रॉस करेंगी गैस्ट्रो ईसोफेजियल जंक्शन को भी, मतलब क्रॉस कर लेंगी। तो 15.8 ए में भी दिखाया गया है यहाँ पे हमारे पास मिलीमीटर से कुछ सेंटीमीटर डायमीटर तक ये मेलोरी वेस्ट लेजन्स जो है इस तरह की रेंज कर सकती हैं। अब ये इस तरह के जो सुपरफिशियल ये टीयर्स होते हैं ये क्विक जल्द ही जो है हील कर जाएंगे बिना किसी सर्जिकल इंटरवेंशन के, लेकिन बाय कंट्रास्ट जो सीवियर किस्म की ये ट्रांसम्यूरल ईसोफेजियल टीयर्स आ जाएं जिनको हम बोरहेव सिंड्रोम कहते हैं। ये बोरहेव सिंड्रोम होता है जिसमें हमारे रप्चर हो जाता है ईसोफेगस का। ठीक है, स्पॉन्टेनियसली इसकी परफोरेशन हो जाती है जिसके नतीजे में हमारी इंट्रा ईसोफेजियल जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाएगा कंबाइंड विद नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर। ठीक है, ये सीवियर स्ट्रेनिंग और वॉमिटिंग के दौरान होता है। तो मतलब उसमें भी सीवियर किस्म का ईसोफेगस में टीयर आ जाता है। तो उसमें क्या होता है कि हमें ज़्यादा सीवियर ट्रांसम्यूरल ईसोफेगस टीयर मिलता है जिसके नतीजे में मेडियस्टिनाइटिस हो सकता है, मेडियस्टिनम की इन्फ्लेमेशन, और कैटास्ट्रॉफिक है ये, और इसमें हमें प्रॉम्प्ट सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है केमिकल एंड इन्फेक्शस ईसोफेजाइटिस। ठीक है, हमारी जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस म्यूकोजा है ईसोफेगस का, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, तो ये डैमेज हो सकता है वैरायटी ऑफ इरिटेंट से, जैसे अल्कोहल से या कोरोसिव एसिड्स, अल्कलीज, बहुत ही ज़्यादा अगर हॉट फ्लूइड्स हो उनकी वजह से, हैवी स्मोकिंग से। ठीक है, मेडिसिनल जो पिल्स होती हैं ज़्यादातर जैसे डॉक्सीसाइक्लिन और बिसफॉस्फोनेट्स, ये हमारी ईसोफेजियल लाइनिंग के साथ अडहेयर कर सकती हैं और ये ईसोफेगस को डिज़ोल्व कर देंगे रादर देन कि ये इमीडिएटली पास हो जाए स्टमक के अंदर। तो इसके नतीजे में क्या होगा कि पिल इंड्यूस्ड ईसोफेजाइटिस हो सकती है। अब ईसोफेजाइटिस जो कि केमिकल इंजरी की वजह से वो जनरली सिर्फ सेल्फ लिमिटेड पेन करवाती है, ज़्यादातर ये ऑडिनोफेजिया करवाएगी, यानी जिसको हम कहते हैं पेन विथ स्वेलविंग। ठीक है, बस हमें इतना पेन होगा स्वेलिंग के साथ, स्वेलविंग। अब हेमरेज, स्ट्रिक्चर्स और परफोरेशन जो है ना ये भी सीवियर केसेस में हो सकती हैं। आइट्रोजेनिक ईसोफेजियल इंजरी जो है वो कॉज हो सकती है साइटोटॉक्सिक कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी से, या ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़ में। ठीक है, आइट्रोजेनिक ईसोफेजियल इंजरी जो मॉर्फोलॉजिक चेंजेस होते हैं वो नॉन स्पेसिफिक होते हैं, उसमें हमें अल्सरेशन मिलती है, अक्यूट इन्फ्लामेशन हो जाएगी। इरिटेशन जो है हमारी ब्लड वेसल को डैमेज करती है जिससे जो है और ज़्यादा इस्केमिक इंजरी होगी, क्योंकि ब्लड वेसल्स भी डैमेज हो रही है इरिटेशन से, तो और ज़्यादा इस्केमिक इंजरी होगी। अब इन्फेक्शंस जो एसोफेजाइटिस होती है वो ज़्यादातर
अदरवाइज़ जो हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं उनमें हो सकती है, लेकिन ये ज़्यादा फ्रीक्वेंट उनमें है जो डेबिलिटेटेड या इम्यूनोसप्रेस्ड होते हैं। अब इस तरह के पेशेंट्स जिनको ईसोफेजियल इन्फेक्शन हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से हुआ है या साइटोमेगालो वायरस से, फंगल ऑर्गेनिज्म से, तो इस तरह की जो है ये कॉमन है कंडीशन। तो फंजाई में जो कैंडिडिया है ये याद रखिएगा मोस्ट कॉमन पैथोजन है। आल्दो म्यूकोरमाइकोसिस और एस्परजिलोसिस ये भी हो सकते हैं। ईसोफेगस जो है ना डीस्क्वामेटिव स्किन डिजीजेज में भी इन्वॉल्व है, जैसे कि बुल्लस पेम्फिगोइड में, एपिडर्मोलाइसिस बुलोसा, और रेयरली क्रोहन डिजीज़ में भी हमारा ईसोफेगस अफेक्ट होता है। ठीक है, बुल्लस पेम्फिगोइड स्किन कंडीशन है रेयर, जो कि लार्ज फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स करवा दी थी हमारी स्किन पे। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं बुल्लस पेम्फिगोइड इस तरह से। तो इसमें भी जो हमारी ईसोफेगस इन्वॉल्व हो सकता है इस तरह की डीस्क्वामेटिव स्किन डिजीज़ में। और एपिडर्मोलाइसिस बुलोसा भी रेयर ग्रुप ऑफ डिजीज़ है जो कि हमारी स्किन में जो है ईजिली ब्लिस्टर्स बन जाते हैं माइनर ट्रॉमा से भी। ठीक है, इस तरह से इसमें भी ईसोफेगस इन्वॉल्व हो सकता है। अब इन्फेक्शन जो फंजाई से हो रहा है या बैक्टीरिया से, वो प्राइमरी भी हो सकता है या वो कॉम्प्लिकेट भी कर सकता है किसी प्री एग्जिस्टिंग अल्सर को। जो नॉन पैथोजेनिक ओरल बैक्टीरिया है हमारे ओरल कैविटी का, वो फ्रीक्वेंटली अल्सर बेड्स में पाया जाता है, जबकि जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स है ना जो अकाउंट करते हैं तकरीबन 10% ऑफ द इन्फेक्शियस ईसोफेजाइटिस के केसेस को, तो वो हम इन्फेक्शियस वाले ऑर्गेनिज्म हमारी लेमिना प्रोप्रिया को भी इन्वेड कर सकते हैं और नेक्रोसिस करवा देंगे ओवरलाइंग म्यूकोजा की। अब कैंडिडियासिस याद रखिएगा अपने मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म में कैरेक्टराइज होता है कि उसमें एक अडेरेंट सा ग्रे वाइट स्यूडो मेम्ब्रेन बन जाएगी जो कि डेंसली मेटेड फंगल हाइफी की बनी होगी और इन्फ्लामेटरी सेल्स की, और वो हमारे पूरे एसोफेजल म्यूकोजा को कवर कर रही होगी, बिल्कुल इस तरह जिस तरह ये फिगर में ईसोफेजल कैंडिडियासिस दिखाया गया है। ठीक है, अब इसका जो एंडोस्कोपिक अपीयरेंस है ना वो प्रोवाइड करती है हमें क्लू टू आइडेंटिफाई द इन्फेक्शियस एजेंट इन द वायरल ईसोफेजाइटिस। तो मतलब इसी तरह हम वायरल वाले ईसोफेजाइटिस में भी एंडोस्कोपी से ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म को कि वायरस की वजह से हुआ है या। अब हर्पीस वायरसेस जो है ना टिपिकली क्या करवाएंगी, पंच्ड आउट अल्सर्स कॉज करवाएंगी। तो यहाँ पे भी हमें नज़र आ रहा है मल्टीपल, इसमें देखिए हर्पिटिक अल्सर्स दिखाए गए हैं, पोस्टमार्टम ये अपीयरेंस है। ठीक है, इस तरह से ही दिखेंगे, डिस्टल ईसोफेगस में दिखाए गए हैं हर्पिटिक अल्सर्स इस तरह की। तो इस वायरस से भी हो सकता है। इसके अलावा हिस्टोपैथोलॉजिक एनालिसिस जो है वो हमें डेमोन्स्ट्रेट करेगी न्यूक्लियर वायरल इंक्लूजन्स जिनके अंदर जो कि मतलब डीजेनरेटिंग एपिथेलियल सेल्स के अंदर ये पाई जाएंगी न्यूक्लियर वायरल इंक्लूजन्स। ठीक है, और अल्सर की बिल्कुल एज पे होंगी ये इंक्लूजन्स। तो 15.8 इस सी फिगर में भी देखें, यहाँ पे हमें दिखाया गया है मल्टी न्यूक्लियर स्क्वामस सेल्स हैं जिनके अंदर हर्पीस न्यूक्लियर इंक्लूजन्स पाई गई हैं। ठीक है, ये देखें। अब इसके बरक्स अगर हम देखें साइटोमेगालो वायरस जो है ना वो शैलो किस्म की अल्सरेशन करवाता है, बिल्कुल शैलो। तो इनकी बायोप्सी इस तरह की लेजन हमें न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन शो करेगा जिनके जो कि कैपिलरी एंडोथेलियम के अंदर होंगी। ये न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन जो है कैपिलरी एंडोथेलियम के अंदर होंगी और स्ट्रोमल सेल्स के अंदर। तो इस डी फिगर में हमारे पास साइटोमेगालो वायरस इन्फेक्टेड एंडोथेलियल सेल्स दिखाए गए हैं जो कि न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक देखें इंक्लूजन के साथ है। लास्ट में है कि इम्यूनोहिस्टोकेमिकल स्टेनिंग जो है वायरल एंटीजेंस के लिए यूज़फुल रह सकती है एंसिलरी डायग्नोस्टिक टूल की तरह। तो हम वायरल एंटीजेंस को स्टेन करके डायग्नोस कर सकते हैं। दैट्स इट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस। अच्छा जी, तो ये रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस क्या होता है कि हमारे जो गैस्ट्रिक कंटेंट है उनका रिफ्लक्स हो जाए लोअर ईसोफेगस के अंदर। तो ये ज़्यादा फ्रीक्वेंट कॉज होता है ईसोफेजाइटिस का। ठीक है, ईसोफेगस की इन्फ्लेमेशन का ये बहुत ही कॉमन कॉज है और मोस्ट कॉमन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एलिमेंट है जो कि आउट पेशेंट सेटिंग में यूएस में ज़्यादातर पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। अब जो एसोसिएटेड इसमें क्लिनिकल कंडीशन होती है उसको हम गैस्ट्रो ईसोफेजल रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं, यानी गर्ड कहते हैं। हमारा जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम है ईसोफेगस का वो बिल्कुल रेजिस्टेंट होता है टू द अब्रेजन फ्रॉम फूड, यानी फूड वगैरह से वो अब्रेड नहीं हो पाता, लेकिन ये एसिड से बहुत सेंसिटिव है। तो सबम्यूकोजल जो ग्लैंड होते हैं हमारे प्रोक्सिमल और डिस्टल ईसोफेगस में, ये सबम्यूकोजल ग्लैंड्स कंट्रीब्यूट करते हैं टू द म्यूकोजल प्रोटेक्शन। कैसे कि ये मतलब म्यूसिन और बाइकार्बोनेट सिक्रीट करते हैं, यानी म्यूसिन और बाइकार्बोनेट सिक्रीट करके करेंगे। अब मोर इम्पोर्टेंट जो हाई लोअर ईसोफेजल स्फिंक्टर टोन होती है, यानी इसकी टोन ज़्यादा हो जाए तो ये हमें प्रोटेक्ट कर रही होती है इस एसिड के रिफ्लक्स को इन गैस्ट्रिक कंटेंट के रिफ्लक्स को प्रोटेक्ट कर रही होती है जो कि अंडर द पॉजिटिव प्रेशर होता है। अब इसकी पैथोजेनेसिस क्या है, किस तरह ये होता है गर्ड। तो रिफ्लक्स हमारे गैस्ट्रिक टिश्यूज़ का जो है ना सेंट्रल होता है टू द डेवलपमेंट ऑफ द म्यूकोजल इंजरी इन द गर्ड। अब सीवियर केसेस में डुओडेनल जो बाइल है, यानी डुओडेनम से जो बाइल है वो भी जो है रिफ्लक्स कर सकता है और ज़्यादा एग्जबरेट करेगा डैमेज को।
ठीक है, बाइल का जो है डोडेनल बाइल का रिफ्लेक्स। अब कंडीशन जो कि हमारे लोअर इसोफेजल की स्फिंक्टर की टोन को कम कर देती है या बढ़ा देती है हमारा एब्डोमेन का प्रेशर, तो वो गर्ड में कंट्रीब्यूट करती है। अब उनमें क्या वजूहत आ जाती हैं? अल्कोहल की वजह से, टोबैको की वजह से, ओबेसिटी से भी हमारा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है, CNS के कुछ डिप्रेशन अगर हम ले लें, या प्रेगनेंसी में हाइटल हर्निया। ठीक है, ये आगे भी हम डिस्कस करेंगे हाइटल हर्निया। इसके अलावा डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग हो रही हो, उसकी वजह से रिफ्लक्स हो सकता है, गैस्ट्रिक वॉल्यूम ज़्यादा हो जाए। तो बहुत से केसेस में कोई भी डेफिनेटिव कॉज नहीं भी आइडेंटिफाई हो पाता। अब मॉर्फोलॉजी हमें पता होनी चाहिए कि हमें जो सिंपल हाइपरीमिया जो है वो बिल्कुल एविडेंट होती है एंडोस्कोपिस्ट को एज अ रेडनेस। ठीक है, तो फिगर में भी हमारे पास विजिबल है कि उनको सिंपल हाइपरीमिया नज़र आएगी रेडनेस की तरह, जो कि ओनली अल्ट्रेशन हो सकती है। जो माइल्ड गर्ड के केस होते हैं उनमें म्यूकोजल जो हिस्टोलॉजी है वो ऑफन अनरिमार्केबल हमें हिस्टोलॉजी मिलती है। तो जो ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिजीज़ है उनमें यूजिनोफिल्स याद रखिएगा। यूजिनोफिल्स जो है वो हमारे स्क्वामस म्यूकोजा की तरफ रिक्रूट हो जाते हैं, और उसके बाद न्यूट्रोफिल्स जो कि ज़्यादातर एसोसिएटेड होते हैं सिवियर इंजरी में, न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, 15.9a में देखें तो यहाँ पे इसोफेजाइटिस दिखाया गया है, उसकी हिस्टोलॉजी। ये रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस हुआ है जिसमें हमें स्कैटर्ड इंट्रा एपिथेलियल यूजिनोफिल्स नज़र आ रहे हैं, जबकि यहाँ पे ये यूजिनोफिलिक इसोफेजाइटिस दिखाई गई है जिसमें बहुत ही ज़्यादा इंट्रा एपिथेलियल यूजिनोफिल्स मिल रहे हैं। ठीक है, अब इसमें ज़्यादा हो गए हैं। और ये जो फिगर है एंडोस्कोपिक व्यू है जिसमें हमें रिंग्स मिल रही हैं प्रॉक्सिमल ईसोफेगस ऑफ दिस पेशेंट में, जिसको यूजिनोफिलिक ईसोफेजाइटिस होगी। ठीक है, रिंग्स बन गई हैं। तो अब मॉर्फोलॉजी में यही कह रहा है कि बेजल जो जोन है, बेजल जोन हाइपरप्लेजिया, वो 20% ऑफ द टोटल एपिथेलियल थिकनेस से बढ़ जाएगा, और इलोंगेशन ऑफ द लेमिना प्रोप्रिया पेपिला इतनी हो जाएगी कि जो अपर थर्ड होता है हमारी एपिथेलियम का, उसमें भी जो है वो एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है, बार बार मतलब एसिड की वजह से इन्फ्लामेशन हो रही है, इरिटेशन हो रही है ना, तो उसमें थिकनेस भी बढ़ गई है, बेजल जोन हाइपरप्लेजिया ज़्यादा हो गया है टोटल एपिथेलियम थिकनेस से, और लेमिना प्रोप्रिया के पेपिला की भी इलोंगेशन हो गई है कि वो इवन अपर थर्ड ऑफ द एपिथेलियम में आ गए हैं। अब क्लिनिकल फीचर्स मैं बताऊँ, गर्ड वाले जो पेशेंट है ज़्यादातर 40 साल की उम्र के बाद वाले होते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर इन्फेंट और बच्चों को भी गर्ड होता है। मोस्ट फ्रीक्वेंटली रिपोर्टेड जो है वो सिम्टम्स उनको हार्ट बर्न होता है, डिस्फेजिया, और लेस ऑफन जो नोटिसेबल है वो उनको रीगर्जिटेशन हो रही थी, बाहर मुंह से आ रहा होता है, सोर टेस्ट का गैस्ट्रिक कंटेंट। ठीक है, अब रियरली क्रोनिक जो गर्ड है ना वो पंक्चुएट होता है कि उसमें सिवियर किस्म के चेस्ट पेन के अटैक आते हैं जो कि मिस्टेकन हो सकते हैं फॉर द हार्ट डिजीज़। अब ट्रीटमेंट है कि हमने प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देने होते हैं ताकि जो गैस्ट्रिक की एसिडिटी है वो कम हो और टिपिकली सिम्टमेटिक रिलीफ मिले। जबकि अगर सिवियरिटी सिम्टम्स की क्लोजली रिलेटेड नहीं है टू द डिग्री ऑफ हिस्टोलॉजिक डैमेज, तो फिर जो है वो हिस्टोलॉजिक जो डैमेज है ना वो बढ़ता जाएगा विद द डिजीज़ ड्यूरेशन के साथ, जैसे जैसे डिजीज़ बढ़ेगी। अब कॉम्प्लिकेशन जो है रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस की जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनमें हमारे पास आ जाता है ईसोफेजल अल्सरेशंस हो जाती हैं, हेमेटिमेसिस, मिलेना, स्ट्रक्चर्स भी बन सकते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और बैरेट ईसोफेगस जो कि एक प्रीकर्सर है ईसोफेजल कार्सिनोमा की। ठीक है, बैरेट ईसोफेगस जो है वो ईसोफेजल कार्सिनोमा का ही प्रीकर्सर है। नेक्स्ट है हाइडल हर्निया। हाइडल हर्निया कैरेक्टराइज हुआ है कि सेपरेशन हो जाती है डायाफ्रामेटिक क्रूरा की, और हमारे स्टमक की ना प्रोट्रूजन हो जाती है थोरैक्स के अंदर, जिसके नतीजे में जो गैप होता है ना उसमें से इसकी प्रोट्रूजन हो जाएगी। तो कंजेनिटल जो हाइडल हर्नियाज है वो इन्फेंट और बच्चों में रिकोगनाइज हुई है, लेकिन बहुत सी एक्वायर्ड कंडीशन भी हो सकती है हाइडल हर्निया की लेटर इन द लाइफ। हाइडल हर्निया सिम्टमेटिक होता है कुछ बस निस्बत 10 से भी कम जो है एडल्ट हैं उनमें, बाकी जो सिम्टम्स होते हैं वो प्रेजेंट करेंगे, वो बिल्कुल गर्ड को ही रिजेंबल करेंगे। ठीक है, सिंस कि हाइडल हर्निया से लोअर इसोफेजल स्फिंक्टर की इनकॉम्पिटेंस हो जाती है, इसी वजह से गर्ड की तरह के ही हमें सिम्टम्स मिलते हैं, तो इसलिए हमने इसको इस टॉपिक में डिस्कस किया। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूजिनोफिलिक ईसोफेजाइटिस। अब देखिए यूजिनोफिलिक ईसोफेजाइटिस याद रखिएगा एक क्रोनिक इम्यूनोलॉजिकली मेडिएटेड डिसऑर्डर है जो कि बढ़ता अब ज़्यादातर एक रिकोगनाइज हो रहा है। ठीक है, इंक्रीजिंगली। अब सिम्टम्स इसके जो है ना फूड इम्पेक्शन के साथ हमें सिम्टम्स मिल सकते हैं, यानी फूड फंस जाएगा, डिस्फेजिया हो सकता है एडल्ट्स को, और फीडिंग इंटॉलरेंस हो सकती है, या इवन गर्ड की तरह के सिम्टम्स भी हो सकते हैं बच्चों को। अब इसमें जो कार्डिनल हमें हिस्टोलॉजिक फीचर्स मिलते हैं वो है कि इसमें एपिथेलियल जो इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगी बाय लार्ज नंबर ऑफ यूजिनोफिल्स के साथ, जो इसका नाम भी सजेस्ट कर रहा है, और ये पार्टिकुलरली यूजिनोफिल्स की इन्फिल्ट्रेशन सुपरफिशियली होती है। तो इस बी फिगर में भी हमने देखा कि यहाँ पे यूजिनोफिलिक ईसोफेजाइटिस हो गई जिसमें बहुत ज़्यादा इंट्रा एपिथेलियल यूजिनोफिल्स आ गए हैं। अब सुपरफिशियली इन्फिल्ट्रेट करेंगे और उन साइड्स पे जो कि गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन से दूर होंगी वहाँ पे। अब इनकी एबंडेंस जो है ना वो इसको डिफरेंशिएट करती है यूजिनोफिलिक ईसोफेजाइटिस को गर्ड से, यानी इसमें हमें यूजिनोफिल ज़्यादा मिल रहे हैं जबकि यहाँ गर्ड वाले में हमें इतने नहीं मिल रहे थे। तो उसके बाद कह रहा है कि
इनकी जो अबंडेंस है उनसे हमने डिफ्रेंशिएट किया, और हम इसको क्रोहन डिजीज़ से भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं यूजिनोफिल की मौजूदगी से, ज़्यादा मौजूदगी से, और इसके अलावा अदर कॉजेज़ ऑफ ईसोफेजाइटिस से भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एंडोस्कोपिकली आपने याद रखना है कि इसमें हमें एविडेंट रिंग्स ये नज़र आएंगी अपर एंड जो मिड पोर्शन है, ये याद रखिएगा, अपर और मिड जो पोर्शन है ईसोफेगस का, उनमें इस तरह की हमें रिंग्स नज़र आएंगी। तो ये भी हमें हेल्प करेगा कि हम यूजिनोफिलिक ईसोफेजाइटिस को गर्ड से डिस्टिंग्विश करें। अब जो पेशेंट हैं यूजिनोफिलिक ईसोफेजाइटिस के, वो टिपिकली रिफ्रैक्टरी होते हैं टू द हाई डोज प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ट्रीटमेंट। ठीक है, बेशक हम उनको हाई डोज भी दें तो वो उनको रिफ्रैक्टरी होंगे, बिल्कुल असर नहीं करेंगी। अब मोस्ट पेशेंट्स जो है वो एटोपिक होते हैं, और उनको एटोपिक डर्माटाइटिस भी होती है, एलर्जिक राइनाइटिस होती है साथ में, क्योंकि ये सारी यूजिनोफिल्स वाली डिजीज़ है। एस्थमा होती है, और मॉडेस्ट पेरिफेरल यूजिनोफीलिया। तो इनको हमने कैसे ट्रीट करना है, हमने इनकी डाइटरी रिस्ट्रिक्शन करनी होगी, ताकि इनका फूड एलर्जन से जो है एक्सपोजर प्रिवेंट करेंगे, जैसे कि हम काउ मिल्क और सोया प्रोडक्ट्स जो हैं, इसके अलावा टॉपिकल या सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं। काउ मिल्क वगैरह सोया प्रोडक्ट्स से प्रिवेंट करेंगे, और सिस्टेमिक या टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं। दैट्स इट, ये भी टॉपिक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है बैरेट ईसोफेगस।